अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना थे असद उमर, उनके रेजिग्नेशन के बाद उनकी आज पहली तकरीर हमने सुनी और उन्होंने क्या बातें की उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और उन्होंने कुछ बातों का जो है जवाब दिया बिलावल ज़रदारी को। उन्होंने ये कहा, क्योंकि 2 दिन से जो है हम देख रहे हैं नेशनल असम्बली में गर्मा गर्मी चल रही है, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरीके से तीर बरसा रहे हैं और बुरी तरीके से जो है एक एग्रेसिव गुफ्तगू हम देख रहे हैं। कल हमने मुराद सईद का देखा कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। परसों हमने ये देखा कि बिलावल ज़रदारी बहुत जोश खिताबत में बहुत कुछ कह गए, जिस पर उन्होंने कहा, उस वक्त बिलावल ज़रदारी ने यह भी कहा कि हमें गद्दार कहा जा रहा है, जिस पर असद उमर ने आज उनको रिबटल करते हुए बताया कि आपको किसी ने गद्दार नहीं कहा। दूसरी जानिब तमाम तर इन गुफ्तगू पर हम बात तो करेंगे, साथ ही साथ हम मुल्की सूरत हाल जो बाकी हैं उन पर भी बात करेंगे। आगा सिराज दुरानी रेफरेंस में क्या डेवलपमेंट्स है उस पर भी हम बात करेंगे। अपने पैनल को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, और जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं अली मोइनुद्दीन साहब जो कि तज्जियाकार हैं, और हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को फॉर्मली खुशामदीद कहती हूँ। मंदोखेल साहब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली स्पीच थी आज हमने देखी असद उमर साहब की, उन्होंने बहुत सारे उसमें रिबटल किया। जो आज लास्ट 2 डेज कॉन्वर्सेशन हो रही थी नेशनल असम्बली में, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातों का रिबटल किया। वैसे मैं तो सोच रहा था कि वो शर्म के मारे 2-4 में तो कम से कम नजर नहीं आएगा। सर, मुझे पहले यही पता था आप यही बोलने जाएंगे। आपने यही बात करनी है और तमाम का बेड़ा घर करके और ओपनिंग बैट्समैन ने, और उसके बाद वो तकरीर ऐसे करे जैसे कोई वो कश्मीर फतह करके आया या इकोनॉमी को डॉलर जो है ना वो 50 रुपए तक लाया, वो इस तरह बातें कर रहा था। जब प्रीवियस गवर्नमेंट्स आप लोगों ने जो किया, क्या वो नहीं मुकद्दर पड़ रहा? दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी ट्राइब पे फख्र होता है, चाहे मैं अपने साथ मंदोखेल लिखता हूँ या बिलावल भुट्टो लिख दे या जरदारी लिखे, तो पूरा नाम बिलावल जरदारी नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके वो तो ठीक है ना, आप अपने भी कर रहे हैं, वो तो वालदा का नाम है ना। सर, यहाँ पर कौन वालदा का नाम लगाता है? मुझे बताओ, देखो मैं एक चीज बताऊं, मुझे फख्र है मैं मंदोखेल कौम के ऊपर। सर, मंदोखेल आपके वालिद होंगे सर। जुमला सुन ले जी। इमरान खान साहब का शनाख्ती कार्ड मैंने देखा है, और बल्कि इलेक्शन में जो भी अल्फ भी उठा है, इमरान अहमद खान न्याजी, ठीक है। तो एक आदमी अगर वो अपने बाप का नाम साथ जोड़ दे या अपनी कौम का नाम साथ जोड़ते उसको शर्म आती है, शायद उसको जनरल न्याजी याद आ रहा होगा, इस वजह से नहीं रख रहा हो, तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमारी मर्जी, हम माँ का नाम साथ लिखते हैं, बाप का नाम लिखते हैं, दादा का नाम लिखते हैं। किसी को तकलीफ क्या है? बाप के नाम से रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वालिद के नाम से होती है, वालदा के नाम से तो नहीं होती। वो तो आखिरत में होगी वालदा के नाम से। के दिन जो है ना वो वालदा के नाम से जो है पुकारा जाएगा। बैलेंस तभी बैलेंस है ना सर। आखिरत थोड़ी है। देखो मैं एक बताऊं, एक तरफ इमरान खान साहब है जो अपनी कौम के नाम पे शर्मा रहा है और छुपा रहा है, एक एवरीबॉडी नोज ही इज न्याजी। नहीं, वो नहीं लिखते हैं साथ। आज भी इसने स्पीच जो आना में किया तो वो इमरान खान कहते थे, जबकि खान नहीं है, ये न्याजी है, ये इनको स्पीकिंग है, ठीक है। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या एक वज़ीर आज़म की शान निशान गुफ्तगू उन्होंने की आज? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं तो ये देख के हैरान हूँ, देखिए क्या ये तरीका है? असद उमर की अगर मैं बात करूं, उसने कम से कम वो सियासी बयान तो दिया है, इसने तो बिलो द बेल्ट बात की है। और मैं एक चीज बताऊं कि अगर बात होती इस वक्त शायद आपके जवाब से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो जो आपने बताया कि चाहे वो भुट्टो लगाएं चाहे जरदारी लगाएं। सर, कौन सेटिस्फाइड नहीं हुआ? सर, व्यूअर्स में भी ना हुए हो सेटिस्फाइड। अच्छा, आप यहाँ टीवी बैठ के आपको सामने व्यूअर्स को पता चल गया और आपको रेटिंग एकदम आ गई, खुदा का वास्ते ऐसा ना करें। मैं आपको जनरल परसेप्शन बता रही हूँ कि व्यूअर्स का ये परसेप्शन होता है। देखो, कोई परसेप्शन नहीं है, आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ दें। मेरा कहना है कि जो शख्स की जो मर्जी है, बहुत सारे लोग हैं अपने, मैंने एक पठान देखा था, वो उसका नाम के साथ जो है ना वो महमूद लिखा हुआ था। जनरली महमूद जो ना कराची में लोग लगाते हैं, उर्दू स्पीकिंग लगाते हैं। तो मैंने इससे पूछा, नहीं, वो इकबाल महमूद। मैंने कहा भाई आप मतलब क्यों आपने लगाया, मतलब क्या कोई आगे पीछे? तो उसने कहा यार मुझे पसंद, उसने पसंद है, मैंने लगा लिया। तो बात यह है कि अगर आपको क्या, अगर वालदान की इतनी अजीम शख्सियत गुजरी है और पाकिस्तान की आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म गुजरी है और एक नाम है बैनुल कौमी तरफ, वो अगर अपनी वालदा पे फख्र जो कि आपको मुझे भी करना चाहिए सर, हम करते हैं डेफिनेटली, लेकिन अपनी वालदा का नाम आखिरत में हम लेके दोबारा हम आपकी हिदायत पे चले ताकि आप जो नाम सजेस्ट कर ले, चलो वही सजेस्ट कर ले, आप बता दें, हम वही नाम रख देंगे। नहीं सर, मेरी सजेशन बिल्कुल भी चलेगी नहीं। सवाल ये है
आप मुझे बताओ कि 8-9 महीने गुजर गए उस हुकूमत को, सिवाय उनकी बिलो द बेल्ट बातें करना, सिवाय पाकिस्तान की रसवाई करना, चाहे ईरान में हो चाहे चाइना में हो, क्या एक कोई कारनामा तो बता दें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का तरीका कार नहीं है कुछ मेरी गफलत कुछ आपकी गफलत, दोनों की गफलतों को डिस्कस करके एक अपना नैरेटिव हमारे ऊपर तो गफलत का बोझ डाल रही है। तो मदीना रियासत से शाह महमूद कुरैशी का आपने देखा होगा, लेटर पढ़ा होगा आपने, उन्होंने दो टोक बात की थी कि बीएलए के जो ये सारे टेररिस्ट कैंप्स हैं यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, हमने आपको एविडेंस दिए, हमने आपको बार बार आगाह किया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी हमारा नैरेटिव क्लियर था। मैं 1 करोड़% आपके साथ एग्री करूं, बेहतरीन उसने खारजा पॉलिसी की तर्जमानी की है जी। काश वज़ीर आज़म भी ये कहता। उसने ईरान में जो बात की, अपने जो 40 हमारे सोल्जर जो मारे गए, शहीद हुए, उनका जिक्र तो किए, ये नहीं कहा कि जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कि बॉर्डर पार से ईरान से लोग आए। ये भी तो कहा है ना, सुनना नहीं कहा है। उसने ये कहा कि हमारे लोग शहीद हुए, ये नहीं बता कौन लोग आए, जबकि शाह महमूद ने डायरेक्ट बोल दिया। और जो ईरान के जो लोग मरे थे उसका कहा कि वो हमारी, अब मुझे दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बता दे, ये तजिया निगार साहब बैठे हुए, दुनिया का कोई बता दे जो अपने मुल्क की ऐसे ही रिसवाई करता है। मैं तो कहता हूं आर्टिकल 6 तक था इसके ऊपर, पता है ये गद्दारी के ज़मरे में आता है कि आप अपनी तो नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं क्या है, दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों नहीं बोला मैडम। आप मैंने चैलेंज करता हूं सर, मैंने सुनी थी सर, मैं चैलेंज करता हूं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास चैलेंज करता हूं, आप प्रोड्यूसर को बता दे, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने साबित कर। कोई नहीं बोला, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरा एनएलई मौजूद नहीं होगा, हमारे पास मौजूद है। मैं कहता हूं मैं आपको प्ले करवा के दिखा देती हूं। मैं अगर आप मुझे प्ले करवा के दिए और उसने ये कहा कि ईरान से आए, मैं सारी जिंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा। और बोले सर मैं आपको सुनवा दूंगी, चलिए छोड़िए, मैं सारी जिंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा। मैं इस वक्त शो पर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकती, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप 2-4 दिन से टीवी नहीं देख रही है, ठीक है। सब उसने ये कहा, जो मैं दोबारा रिपीट कर, उसने ये कहा कि पाकिस्तान में जो 40 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सही, मैंने पूरी सुनी है स्पीच, ये पूरी सुनी है। आपने कुछ भी नहीं सुना है, आप सिर्फ मैंने सुनी है। आप जो शानदार, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊं, एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी ये थे कि पाकिस्तान में 14 सोल्जर हमारे मारे गए, बिल्कुल ये कहा, ये नहीं कहा कि सरहद पार से ईरान से आई। जब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इमरान खान ने ये कहा कि माजी में कुछ ऐसी गफलतें हुई थी जिसमें हमारी तरफ से भी आपकी तरफ दहशतगर्दी के हमले हुए, लेकिन इस दफा आपकी तरफ से हो रहा है और हम चाहते हैं कि जिस पर इन्होंने कहा कि आप रैपिड रिस्पांस, माजी में क्या उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, सही पूरा जुमला, माजी में क्या अभी हफ्ता पहले तो हुआ है, वो कह रहे हैं कि माजी में हमारी तरफ से आपकी तरफ आए और अब आपकी तरफ से हो रहा है। मैं कहता हूं आपका प्रोड्यूसर साहब भी नहीं है, आपकी भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा आवाम को बिल्कुल सही बात बताएं। माजी क्या, वो जो इनके खासदारान थे क्या थे ईरान के, वो जो मरे वो काफी टाइम हो गया, ये तो अभी पिछले हफ्ते हुआ है सर। तो माजी कह तो रहे पासदारान ईरान ऐसे करके नाम है उनकी जो मारे गए, उसमें उसने ये कहा कि ये मारे गए बदकिस्मती से पाकिस्तान से, ये लोग दहशतगर्दी हुई है, मगर जब पाकिस्तान के मारे गए, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा एग्जैक्टली, उसने कहा मारे गए, ये नहीं कहा कि नहीं क्लियर कि आप, अच्छा सवाल ये, मैं तो ये कहता हूं कि ये अमेरिका का साजिश है, अमेरिका का साजिश यूं है। मैं यहाँ पे अली मोइन साहब से जानूंगी। अली मोइन साहब, आपने भी वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर सुनी होगी, आपने देखा होगा तेहरान में जो गुफ्तगू हो रही थी, उससे पहले मशहद का विजिट हुआ, उन्होंने कुछ बातें की जिसमें ये शामिल थी कि उनको जो चीज़ ने इंस्पायर, जिस चीज़ ने इंस्पायर किया ईरान में, वो इक्वालिटी थी। वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ नहीं थी यहाँ की तरह कि कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई एलीट है, अपर क्लास है, इस तरह क्लासेस डिफरेंस नहीं था। वो उनको ईरान में बहुत इंस्पायर किया। साथ ही साथ उन्होंने दहशतगर्दी की बात करते हुए, जब शाह महमूद कुरैशी ने एक अपने लेटर में 2 टोक बात की कि आपके पास हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं ऑपरेट हो रहे हैं, हमने आपको एविडेंसेस भी दिए हैं और वो यहाँ से हमारे मुल्क में दरअंदाजी कर रहे हैं और बीएलए की सपोर्ट भारत के साथ है, भारत उनके साथ मिला हुआ है, फंडिंग हो रही है, हम पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने बात भी क्लियर की शाह महमूद कुरैशी ने। जिस तरह से आपने बताया कि स्पीच में बात यही हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो ओपनली कहा उनको, और पीएम साहब ने जो है वो ओपनली नहीं कहा, लेकिन इस तरह से कहा कि माजी में जो आपने बात की है कि हमारी तरफ से हुई थी, आप मेरी बात पे इस दफा जो है वो आपकी तरफ से हुई और हम दोनों को मिलकर जो है तो बहुत सारी चीजें हुई। जो 14 हमारे सोल्जर शहीद कर दिए गए, एग्जैक्टली अभी पिछले हफ्ते तो 14 लोगों का जो है वो अभी हुआ है वाकया। अभी का वाकया बताना है या माजी में जो उन्होंने बात की कि हमारी तरफ से भी होता रहा, और उसी पे उन्होंने बोला कि जी दोनों मुल्कों को मिलकर जो है वो सरहदों को साहब नहीं
मानेंगे क्योंकि ऑपोजिशन का हिस्सा है, इनको यहाँ पे भी मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ अगर आप दोनों साबित कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं 11 बजे तक आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आप लेके आ जाइए। मैं 11 बजे तक बैठने को तैयार हूँ। ये आज मंदोखेल साहब सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करूँ अगर हाँ माजी शाजी की नहीं, मैं करूँ कि जो एक हफ्ता पहले हो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने अब अली मोइन साहब जो कह रहे हैं वो तो उसने जर्नल बात की थी ना, सब पूरा जुमला बता दें। वज़ीर आज़म ईरान में एक हफ्ते पहले नहीं उन्होंने बात की है कि माजी में हमारे यहाँ से आते रहे और होते रहे वाकयात, और इस दफा जो है वो आपकी तरफ से हुआ है वाकया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को आपकी तरफ से हुआ है वाकया जो कि शाह महमूद कुरैशी ने बोला है। ना बिल्कुल बोला है, बिल्कुल। पता नहीं लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है, मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं कहा उसने, ये कहा दोबारा सुन ले बात, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। सर स्पीच तो ऑन रिकॉर्ड है ना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं 11-12 बजे तक बैठने को तैयार हूं, आप साबित करें मैं आज के बाद ऐसा ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एनएलई मौजूद नहीं है। माजी जनरल बात है कि देखो माजी बोला ना सर, फिर मान लेना, पूरी बात मान ले। अच्छा मैं एक और रेफरेंस देता हूं। शाह महमूद कुरैशी पिछले हफ्ते हुआ, मुझे ग्वादर आना जाना होता है, मैं बाय रोड बाहर जाता रहे तो मेरे वहाँ केसेस होता है, मैं एक इंच एक पहाड़ से वाकिफ हूँ जिस जगह पे, वो भी मुझे पता है जगह का। शाह महमूद कुरैशी ने एग्जैक्टली ने कहा कि 12 लोग आए थे ईरान के बॉर्डर के पास से जो कैंप थे, और बाकायदा हमने पूरा फॉरेंसिक वगैरह सारी चीज़ डिटेल ले ली है और ये आए पाकिस्तान में और इस तरह हमारे सोल्जर को शहीद कर दिया। मेरा सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो ने ईरान के सदर के साथ बैठे हुए थे, जिस तरह उसने पासदारानी ईरान की बात की और हमारे जो पिछले हफ्ता थे इसको इस तरह गोल मोल नहीं, इसको क्लियर करना चाहिए कि जनाब आप क्या से थे, हमारे पास एविडेंस है ये सर। मैं तो ये समझ रहा था कि क्या ये सही डिप्लोमेसी होती, फेल डिप्लोमेसी नहीं होती, वो अपने पास की अगर कोई गलती है वो बता रहे हैं। दोगली डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी है यही सर, सियासत भी यही, आप लोग भी यही दोगलापन करते हैं। हम लोग नहीं करते, आप लोग लड़ाते हैं। आज कोई नहीं, इस वजह से आप बढ़ चढ़ के बोल रही है। मेरा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर का इस तरह चाइना में गया था, पाकिस्तान में करप्शन है, दुनिया का कोई ये बैठा है तजनीगार, मुझे पता है दुनिया का एक भी सदर मुमलिकात वज़ीर आज़म दुनिया का बताओ जो अपनी मुल्क की तरफ। अली मोइन साहब आप बताएं, जब फॉरेन ऑफिस से एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट नैरेटिव गया, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि माजी में जो गलतियां हुई थी हमारी तरफ से और अब प्रेजेंट में आपकी तरफ से हो रही हैं, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? क्या दुरुस्त नहीं था? वज़ीर आज़म साहब ने वही वाली बात है कि इसमें जो है वो थोड़ा सा हल्का हाथ रखा और फॉरेन ऑफिस ने जो है वो ये बात की। देखो आप मान गए ना? नहीं, मैं कब से यही बोल रहा हूं, आप नहीं मान रहे, मैं यही बात कर रही हूं, मैं वही बात कर रही हूं। नहीं बोला, उसने गोलमोल की है। मैं तो कहता हूं उसको क्लियर नहीं करना चाहिए, हमारे 14 लोग शहीद हुए हैं, इसको गोलमोल नहीं करना चाहिए। माजी क्या अभी हफ्ता पहले तो हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड हो रहे हैं। कोई नहीं मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अभी भाई की बात की और तस्दीक हो गई, गोलमोल नहीं इसको जैसा। अच्छा आपको पता है बाकायदे एक कोर बाकायदा इसके लिए बन गया। इस वाक़े के बाद 14 अफराद के बाद पाकिस्तान आर्मी ने ईरान की बॉर्डर के लिए बाकायदा सऊदन ने एक और कोर कर दी जो 950 किलोमीटर बॉर्डर को कवर करेगा। हम ईरान के साथ मिलकर कवर करेंगे। मैं यहाँ पे अली मोइन साहब से भी पूछूंगी कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के हवाले से बात करना चाहूंगी कि कैसे देखते हैं रैपिड रिस्पांस फोर्स की क्या कारकर्दगी होगी, क्या ये जो टेररिज्म है जो ईरान की सरहद से हमारे मुल्क में जो टेररिज्म हो रहा है इसको हम रोक पाएंगे? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ईरान का दौरा रहा वज़ीर आज़म इमरान खान का। मैं जानना चाहूँगी अली मोइन साहब से कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के वाले से आपका क्या कहना है, कितनी प्रोडक्टिव होगी, कितना हम रोक पाएंगे इस दहशतगर्दी को जो कि ईरान की सरजमीन से हमारी सरजमीन पर होती है और जिसमें पूरी की पूरी मुदाखलत भारत की है? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अभी तो ये अनाउंस किया है, बनती है, उसके बाद क्या इसकी चीज़ें सामने आती हैं। अब इसमें जो है वो जो तकरीर में उन्होंने वादा किया कि दोनों ममालिक मिलकर जो है वो इसको कंट्रोल करेंगे। अब इसमें अगर एक ममालिक जो है वो कंट्रोल अपनी जगह पे सही कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे। और अभी वक्त यानी इनिशियल स्टेज पे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी जो है वक्त दुरुस्त नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के दौर में 4 वजीर खजाना तब्दील हुए, क्या वो भी नाकामी थी? असद उमर का ये कहना है। अब असद उमर साहब की बात पे आ जाए तो असद उमर साहब पहली बात तो ये है कि अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने आज स्पीच की है जी।
जाहिर बात है कि इसमें इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या बुरी बात है? उन्होंने तो कह दिया था मैं पीटीआई से कहीं नहीं जा रहा। नहीं, उनके खबरें तो हैं ना, मार्केट में सरदगश खबरें तो हैं कि वो जो है पीटीआई से नाराज़ हुए हुए हैं। वो उनको जब अल्टरनेट दूसरी वजारत दी जा रही थी उन्होंने वो भी नहीं ली, और इमरान खान साहब के करीबी साथी थे और उस हैसियत से उन्होंने जो है वजारत नहीं ली, और वो आके उन्होंने कहा कि मैं कराची में रहूँगा ज़्यादातर। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि जिस तरीके से उन्होंने, एक तो हमारे यहाँ पे जो है कल्चर बन गया है कि अगर दूसरे ने गलत किया है तो मैं भी कर रहा हूँ जी। जिस तरह उन्होंने जो है वो पीपी के दौर की उन्होंने फिगर्स गिनवाई हैं जी। अगर आप पीपी से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई आप नून लीग के साथ भी कर लेते, नून लीग के दौर को भी कंसीडर कर लेते। नून लीग के दौर के साथ तो ऑलरेडी फैसल वाबडा ने किया था कि क्या पेट्रोल की प्राइसेस थी, और उस वक्त भी क्या इंटरनेशनल मार्केट में कोई उस वो वक्त फर्क तो नहीं था। पेट्रोल की प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप 2014 के फिगर लें तो $110 पर बैरल था। 2013 की बात करें 2014 के अंदर 145 तक भी गया। इसके बाद जो है वो 145 उस जमाने में ये क्लेम करते हैं कि जी वो 70% जो है वो टैक्स लगाते थे, आपने 30% कर दिया। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि जी पहले आप कहते थे कि जी जैसे उन्होंने आज तकरीर में कहा है कि जी 4 सुरमा खान, तो सबसे ज़्यादा असर 3 साल का हफीज़ शेख नसब नहीं गुजारा है पीपल पार्टी के दौर में, जी। तो आप अब क्या वो सुरमा खान बन गए? फिर शीरी मज़ारी के आपके सामने जो है वो ट्विटर भी मौजूद हैं जिस पे उन्होंने जो है वो इनको अमेरिका का एजेंट और IMF का एजेंट करार दिया हुआ है। वो क्या कहाँ गए आज? क्या आपने जो है वो इनको, क्या ये पॉलिसी आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपका इस पर एनालिसिस होगा? क्या ये जो रीशफलिंग हुई सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को रोकने के लिए, जिस किस्म का वो प्रेशर डाल रही थी गवर्नमेंट पर कि शायद इस स्टांस से ऑपोजिशन का प्रेशर कम हो हुकूमत पर, क्या ये तरीकाकार भी हो सकता है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि अपने आप को प्रेशर से थोड़ा सा रिलीज़ करें, और जहां 8 महीने इनके ऊपर गुजारें अब आके दूसरों के नाम पे भी जो है वो गुजारें, क्योंकि लेकिन ऑपोजिशन के रवैये में क्या आप तब्दीली देखते हैं? नहीं, अपोजिशन में अगर आप देखें तो अपोजिशन ने तो पहले भी छोटे मियाँ साहब ने भी जो है वो बात की थी कि जी आए मिलकर जो है वो काम करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। अब अगर आप बात करें बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब इसमें आप देख लें कि जी जब आपकी तरफ से जो है वो 5 साल यही हरकतें रही तो उनको देखकर वो एग्रेसिव हुए हैं। आपको जो है वो बिलावल साहब ने भी जो है वो बात यही की है कि आए मुल्क के लिए काम करते हैं, लेकिन आप जो है वो पहले स्पीच में ऑफर की थी, अगर आपको याद हो, बिल्कुल कि इमरान खान का दम बढ़ाओ आपके, बिल्कुल, लेकिन वो ये है ना कि आप चोर डाकू के अच्छी बात है, आप कंटेनर से नीचे नहीं उतर रहे हैं। नहीं अच्छी बात क्या मतलब कहने का ये कि हम इनकी तरह जो है ना वो कंटेनर पे बैठ के तमाशा नहीं बनाए। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, PTU पे हमला नहीं किया है, हमने तो उनको ऑफर किया कि भाई आ जाओ। आज भी मैं कहता हूँ इसाक डार साहब ने जो ऑफर किया है कि भाई मुझे आज आप दे दो, मैं डॉलर आपका 120 रुपए तक लाऊंगा, क्यों नहीं दे रहे? उसकी तजर्बा से फायदा उठा ले। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये तो इसाक डार साहब की बात कर रहे हैं आप? इसाक डार को क्या मतलब आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? नहीं, मैं समझने को वैसे होता हूँ। आपने मुल्क की, मैं भी समझ रहा हूँ, नून लीग भी समझ रहा है, PTI भी समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो कि पाकिस्तान की मैशत जो है इस वक्त ख़राब है। आप ख़राब का तो ये कि जो एक बंदा एक्सपर्ट है उससे आप कोई राय भी नहीं। क्या इसाक डार आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल में नहीं थे? अच्छा, तो ये भी कर रहे हैं आर्टिफिशियल। देखो मेरी बात ये भी कर रहे हैं, ये भी करे ना, क्या करे? नहीं करे, ये तो सिर्फ फजूल की डायलॉग बाजी है। तो क्यों ये गलत नहीं लॉन्ग टर्म? मैं मिसाल देता हूँ, ये कोई नहीं, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब हज है, पहले था 2,70,000 का। सर, इस पर हमारी लास्ट प्रोग्राम में बात हो गई। नहीं, मैं फिगर बता, नहीं वो तो आपको फिगर को, इसलिए आपको मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बता रहा हूँ। ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसी केस में बैठा हुआ था। 2,70,000 थी पिछली हुकूमत में, यानी नवाज शरीफ साहब के दौर में हज का। अब लगा ली उसने 4,32,000। 4,32,000 जब ये इन्होंने बढ़ा दिए 1,62,000 रुपये हो गए। तो जब पूछा इनसे कि भाई आपने क्यों बढ़ा दिए, बोले नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सब्सिडी दे रहे थे, पीपल्स पार्टी सब्सिडी, हमने सब्सिडी नहीं दी, जिसने हज करना है खुद कर ले। तो हाई कोर्ट ने ये पूछा जस्टिस साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, कि भाई वो सब्सिडी तो 45,000 थी, तो अब 45,000 2,70,000 के ऊपर आप ऐड कर दे, तो अभी 4,32,000 कैसे हो गए? 1,62,000 रुपये उन्हें बढ़ाए। तो बात ये इनकी ये फिगर है, 1,62,000 बढ़ाया और सब्सिडी के हम नहीं दे रहे, वो तो 45,000 है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो इसके अलावा असद उमर की आज की तकरीर के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा कि उसके बिलावल के हवाले से उन्होंने कहा कि उर्दू में तकरीर करते हैं तो अच्छा लगता है, इस पर भी उन्होंने कहा, और भी 1-2 पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने किए। असल में इससे पहले भी जो उसने स्पीच की थी और अंग्रेज़ी के ऊपर, उसके बाद जब फिर ये खुद घर उसको जाना पड़ा,
तो शायद वो उर्दू वाली तकरीर उसने मिस कर दी परसों जो उसकी, तो इस वजह से आज आया और ये प्री प्लान आया था। जो परसों की तकरीर थी बिलावल की दुरुस्त कहा है कि थी। उर्दू में किया, अच्छा लगा ठीक है ना? इस बार। नहीं मैं आज जो तकरीर उसने की थी असद उमर साहब ने, उसने क्या कहा, आपने वज़ीर ख़जाना चेंज के लिए, आपने भी चांस की, मतलब कोई काम की बात तो बता दो जो उसने की है। नहीं तो आप लोग जवाब दे देना, आप जवाब दे दें। पीपल्स पार्टी की तरफ से आप मैं तो ये कहता हूँ, मैंने शुरू में भी कहा कि मेरा तो ये ख्याल था कि कम से कम चर्चे में तो ये शर्म के बारे नजर भी नहीं आएगा, ये आगे बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा आपको याद होगा पहले भी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ये कह रही थी कि जो आपका महकमा है फाइनेंस का, आप उसी का आदाद शुमार वही बता दे। ये उस वक्त भी सियासी बातें कर रहे थे, आज भी सियासी बातें कर रहे। मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की मैशत कहाँ छोड़ दी है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज ये पूरा पीटीआई के पूरा तजनिगार ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि 4 मरतबा आपके दौर में अगर वजीर खजाना चेंज हुआ तो क्या ये आप लोग की नाकामी थी कि आप लोग का फेलियर था, या इसके पीछे क्या रीजन था? लेकिन यहाँ पर हमें महमूद मौलवी साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आपको आवाज आ रही है? चलें वो उनकी वो फिक्स कर लेते हैं, लाइन पर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आप कॉल पर हैं हमारे साथ। जी आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज असद उमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में 4 मरतबा वजीर ख़जाना चेंज हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो आप बात कर रही है ना कि असद उमर साहब ने कहा कि वजीर खजाना 4 दफा चेंज हुआ। देखिए वजीर खजाना का चेंज होना मतलब कोई ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। उसकी वजह ये, अगर असल में तनकीद ये लोग कर रहे हैं कि भाई हमने क्यों वजीर खजाना चेंज किया, क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में जो वजीर खजाना चेंज हुए थे, ठीक है ना, वो मजबूरी में इसलिए चेंज किए थे क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे, ठीक है ना। अगर एक चीज हम हमारे प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वजीर खजाना को चेंज करना है या किसी मिनिस्टर को इधर से उधर करना है, तो इसमें इनको एतराज़ात तो होने नहीं चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जब पीपल्स पार्टी को इस पर एतराज़ात है, वो कह रही है कि आप लोग का फेलियर है, फिर उसके बाद अब इसको काउंटर भी नहीं कर पा रही ठीक से कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या वो उनका फेलियर था? इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बातें की जिसमें उन्होंने बिलावल को कहीं पर अप्रिशिएट किया, तो कहीं पर उन्होंने ये इजहार किया कि हमने आपको कहीं पर भी गद्दार नहीं कहा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो रिसेंटली बिलावल जिस किस्म की बातें करें, गुफ्तगू करें, क्या वो ट्रेजन के जिम्मे में नहीं आती? देखिए मैं तो कहूँगा, देखिए वो इमैच्योर गुफ्तगू है। अगर थोड़ा सा देखिए मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा वो सोच समझ के गुफ्तगू करें और हम जो है ना कंस्ट्रक्टिव बातें करें तो वो बेहतर है बनस्बत के हम ऐसी बातें करें जो कि डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि आज हमारे जो वहाँ पे जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, सिंध असेंबली में भी आप देख लें, इधर भी हंगामा आ रहे हुए, और आप ये देखें नेशनल असेंबली में जो चीजें हो रही हैं वो हम लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं 90s की सियासत में। ठीक, आगा सिराज दुरानी के ऊपर जो रेफरेंसेस हैं, नैब के 3 रेफरेंसेस उनके ऊपर दायर हैं, नैब को जो है कहा गया है कि रिपोर्ट जल्दी से इसकी सबमिट की जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? किसके लिए? मैं आवाज नहीं आई, किसके लिए? आगा सिराज दुरानी के ऊपर जो रेफरेंसेस हैं इस वक्त, और नैब को है कहा गया है कि मैक्सिमम जो है 4 हफ्तों में रिपोर्ट्स को, डॉक्यूमेंटेशन को कर लिया जाए, इस पर क्या कहेंगे आगा सिराज दुरानी के हवाले से? देखिए इस पर मैं कहूँगा जो भी देखें, जो भी नैब कर रही है, देखिए फिर मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से हम नैब में इन्वॉल्व नहीं है। नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। लेकिन ऑपोजिशन कहती है ये ऑटोनॉमस इदारा नहीं है, आप लोग चला रहे हैं, रेफरेंसेस इनके ऊपर पहले से है। लेकिन देखिए नैब के जो चीफ है वो हमने नहीं लगाए, नैब के लोग हमने नहीं लगाए तो पुराने लोगों ने, है ना। हम अगर चीजों को कह रहे हैं कि देखें इसको 4 हफ्ते में, मैं कहूँगा ठीक है, मैं तो कहूँगा 3 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर ले। क्यों? अगर वो चीज वो मालूम पड़े, वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो बेकसूर है, तो भी अच्छा है ना इदारों के लिए और मुल्क के लिए अच्छा है। और अगर वो कसूरवार है उनका फैसला कर ले, इसमें कौन सी बुराई है? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जो है उनको बेल दी गई थी,
प्रॉब्ली लगभग जो है 4 हफ्ते का या इससे ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक उनकी कोई फैक्चुअल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या वो एंजियोप्लास्टी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए या जो भी उनके इश्यूज थे जो उनके डॉक्टर एड्रेस कर रहे थे कि उनको एंजाइना अटैक्स हो रहे हैं, कि उनका क्या कोई प्रोसीजर हुआ, क्या कोई ट्रीटमेंट हुआ, कुछ इसके बारे में नहीं पता चल रहा। लेकिन उनकी सियासी गुफ्तगू जो है हम कुछ ना कुछ नहीं उसमें डेवलपमेंट देख रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर तो मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि देखिए, हमको सबके साथ एक ही मेयार रखना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से लोगों को रिलीफ देते रहेंगे, चाहे वो कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ठीक है, ये मैं आपको न्यूज पे आपके कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे ख्याल से अगर इस किस्म के रिलीफ देंगे तो हम आम आदमी के लिए ये गलत तासुब दे रहे हैं कि आम आदमी क्या सोचेगा। फिर देखें कि उनके साथ जो हो तो वो जो है उनके साथ अलग कानून और डबल स्टैंडर्ड्स। जी अलग कानून। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। सर, क्या कहेंगे आप आगा सिराज दुरानी के रेफरेंसेस के हवाले से? 3 उन पर मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर हैं और 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। अब कोई एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जब किसी को नोटिस आ जाता है या कोई नेब का आ जाता है तो वो हाई कोर्ट में उनका चल रहा है, जो रिमांड होता है या बेल होता है, तो इस वजह से फिर हाई कोर्ट से पूछते हैं कि भाई आप क्या इसके खिलाफ कोई मवाद है, तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दिया जाए। तो एक नॉर्मल जो है एक प्रोसीडिंग्स है, इसमें कोई ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है ना किसी और को, हम तो परेशान है ही नहीं है। दूसरी बात, सर, पीपल्स पार्टी को परेशानी नहीं है। ये नहीं, पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को परवाह नहीं कर, हमें पता है झूठ है, समझिए ना, इसको आप साबित भी कर सकते। दूसरी बात, तो क्या कोऑपरेट करें आगा सिराज दुरानी ठीक से? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे हैं जिस तरह इनकी खवातीन के साथ जो बदतमीजी की है, नेब ने जिस तरह ये अलगार की है, तो अब ये चीज़ तो अच्छा। अब सवाल ये थी, महमूद मौलवी साहब भी फरमा रहे हैं, पहली बात मैं उनकी बात करूँ जो वज़ीर ख़जाना की, जी 10 साल तक आपकी 22 साल तक आपकी सियासत ये तक पीपल्स पार्टी लूट के पाकिस्तान ले गए, नवाज शरीफ लूट के ले गए और ये वो सारे। तो भाई अब ये बताओ कि हम लूट के ले गए, हमारा वज़ीर ख़जाना 2.5 साल यानी 5 साल हमारी पूरे टेनोर थी, 2.5 साल में ये वज़ीर ख़जाना थे। इसी वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से लोन लिया गया, इसी वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से लोन पैसे खर्च किए गए वगैरह वगैरह। आपने जो इतनी बड़ी दावा की, आप जा के हमारे वज़ीर ख़जाना, यानी अगर हमारे वज़ीर ख़जाना आपने लगा लिया है तो लेकिन बिलावल तो ये भी कह रहे हैं ना, हमारे रिजेक्टेड लोग, एक तरफ कह रहे हैं हमारे लोग, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं रिजेक्टेड लोग। रिजेक्टेड वो जो लोग पार्टी में शमूलियत की, इसको तो दुबई से मैं दावे के साथ कहता हूँ, मौलवी साहब अगर लाइन पे है, मैं दावे के साथ कभी इमरान खान ने जिंदगी में मुलाकात भी नहीं की होगी, तो ये किसने लगाया? फर्क पड़ता है सर, इससे फर्क पड़ता है, ये कठपुतली है, किसी और ने लगाया, ये बात मान लो। क्योंकि इस वजह से कि इमरान खान कभी जिंदगी में अफी शेख को न लगाती, इस वजह से कि वो तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़जाना था, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी इतनी गलत थी तो उसको वज़ीर ख़जाना को आपने क्यों लगाया? पीपल्स पार्टी के दौर में तो नहीं थी ना। सुन ले, हाँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी दौर में नहीं थे, ये भी सही है। अच्छा, इन्हीं के बारे में अली भाई जो बता रहे हैं कि शरीम मज़ानी की जाके ट्वीट देख लें, उसने कहा कि ये अमेरिका का एजेंट है। ठीक है, मैं एजेंट नहीं, एक सवाल और मैंने लिखे जो अमेरिका का एजेंट है, तो अमेरिका के एजेंट को आपने वज़ीर ख़जाना लगा दिए। उसके अलावा वो ये फरमा रहे हैं कि बिलावल जो ना वो सोच समझ के बात करे, खुदा का वास्ता अपने वज़ीर आज़म की 70 साल की जवान को और नौजवान को आप बताएं, जो बात करते हैं उसमें कोई उल्टी सीधी हरकत करता है, चाहे वो आज बिलावल साहब के हवाले से हो, चाहे ईरान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वो फ्रांस और जापान का बॉर्डर। वो कह रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस कहना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं ट्विस्ट करके बताया जा रहा है, गलत नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे थे कि वो ये मान ले कि भाई मालिक स्लिप ऑफ टंग हो गया, हाँ, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, लेकिन वो तो नहीं कह रहे, लेकिन ये हर वक्त ऐसे करता रहता। उसके अलावा दूसरी बात ये, नेब की बात की थी कि नेब के चेयरमैन उसने लगाए, बकायदा पीटीआई ने बस मेरे एक और फिर बताइए, नेब के लिए बकायदा मावन खसूसी शहजाद अकबर साहब को लगाया गया। शहजाद अकबर का क्या काम है? कल भी इमरान खान साहब ने बल्कि आज भी कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको सजा दूंगा। ओ भैया, आप होते कौन सजा देने वाले? आप जज लगे हो, आप मजिस्ट्रेट लगे हो, आप थानेदार लगे हो, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो। बोलो भाई, जुडिशरी आज़ाद है, नेब आज़ाद है, आप कौन होते हुए सजा देने वाले हैं? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इनको इतना अकल नहीं है, ये इनको ये बोले कि अपने लीडर को बोलो सोच समझ के बात करे, कम से कम कोई कानून किसी वकील से मशवरा तो करे बोलते हुए। मैं सजा दूंगा, आप मैं बंद करूंगा, आप कौन होते हैं बंद करने वाला? अच्छा ठीक है, यकीनन मैं कहता हूँ आप ही बंद करे, आप ही सजा दे। इस वजह से नेब भी आपके अंडर है, FIA भी आपके अंडर है, पुलिस भी आपके अंडर है, ये सब कुछ आपके कहने। वरना
अगर ऐसा न, वरना 107 अरब आपकी बहनों ने खा लिए और पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिए, उसके हिसाब क्यों नहीं है? ये फिरदौस आशिक अवान, जिसके ऊपर जब पीपल्स पार्टी में तो ये करप्ट थी, जब तहरीक इंसाफ में आएगी तो सादिक अमीन हो गई। और नहीं, सिर्फ ये नहीं है, बाबर अवान नेब का रेफरेंस दाखिल होने के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किए। डॉक्टर आसिम को आपने एचएससी के चेयरमैन के दफ्तर से उठा के आपने अरेस्ट कर लिए। अब मुझे बताओ डॉक्टर आसिम का क्या हाल है? खुश है ना वो? बिल्कुल तो फर्स्ट बना रहे अपना काम, मैं बताऊं, मैं दावे के साथ करता हूं, डॉक्टर आसिम को सारे आप समेत सारे मुखालफिन आप समेत सारी मुखालफिन सुन ले। मैं मुखालफिन क्यों हूं सर? मैं तो सवाल कर रही हूं सारे मुखालफिन में, क्योंकि आपको भी फ्यूचर जो है ना मेरा ख्याल पीटीआई होगा। तो बात ये है, ये सब सुन ले, पीपल्स पार्टी ने अदालतों से डरने वाले, हमें पता है झूठ है, आप जो मर्जी है। 11 साल तक आसिफ जरदारी को आपने रगड़ा दिया, उसके बाद क्या हुआ? माफी नहीं मांगी उसी एहतसाब की। ये शहजाद अकबर, इमरान खान समेत ये भी माफी मांगे जब कल उनको गर्म हवा लगेगी अदालतों की और थानों की। 2-4 मिनट रह गए, मैं अली मोइन साहब से जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? क्या ये फेलियर है? असद उमर ने अगर ये बात की, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे, एक रीबटल कर रहे थे, लेकिन क्या ये एक तरीके से दुरुस्त भी नहीं है कि अगर उस प्रीवियस गवर्नमेंट्स में हो रहा है तो ठीक है, अब अगर इन्होंने बेटरमेंट के लिए किया है तो फिर भी गलत है? नहीं, देखिए ना, तासुर यही मिलता है कि आपने जो है 11 मिनट 12 मिनट की तकरीर की और आप फौरन जो है वो असेंबली हॉल से चले गए। अच्छा। दूसरी बात ये आती है कि आपने वोट लिया है तब्दीली के नाम पे, आपने नारे लगाए तब्दीली के नाम पे। अगर पीपल्स पार्टी ने जो है गलत किया तो आप भी गलत करेंगे या उनको गिनवाएंगे, या नून लीग ने गलत किया तो आप भी वही काम करेंगे। आपको तो बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, कम से कम अगर बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाते तो अपने आप। लेकिन लास्ट वर्ड्स आपको याद होंगे असद उमर के, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने रेजिग्नेशन के वक्त, उन्होंने कहा था ये पूरा कबाड़, बुरा हाल, इस किस्म में जो हालात, जिस हालात में हमें मिला है मुल्क, वो और ये भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि नए फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो दूध और शहद की इसमें देखे ना, आप 5 साल से मेहनत कर रहे थे ना। चौधरी सरवर साहब ने भी कहा है कि हम जो है वो 4 साल से मेहनत कर रहे थे अपनी स्पीच में, तो आप तो 5 साल 4 साल से मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ कि आपके पास जो है फैक्ट्स एंड फिगर ही मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जितनी बड़ी दहशतगर्दी का माहौल, यानी मुल्क के अलावा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का जो एक हवा थी, उसको जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने फेस किया है, आपके पास तो वो नहीं था। उन्होंने तो उसी बजट में से उसको भी निपटाया, दहशतगर्दी पे भी खर्चा किया। एक और बात भी कहे, पीपल्स पार्टी अकेली आवाम साथ थी, आपके साथ अदलिया भी, आपके साथ फौज भी। आप तो खुद कहते हैं फौज है, मैं मशवरा करता हूँ फौज। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कहने का मकसद है पीपल्स पार्टी जो भाई बता रहे पीपल्स पार्टी ने फेस किया है, ये तो अदलिया भी साथ है, इनके साथ तो फौज भी साथ है, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। फौज तो सबके साथ ही है। मेरी बात वो तो कह रहे फख्र से कहते हैं फौज तो पाकिस्तान के साथ है, सबके साथ है फौज। वो उस तरफ न ले जाओ। मैं कहता हूँ सियासी तौर पे इलेक्शन में जिस तरह इसकी मदद खलाई मखलूक ने की है, जिस तरह 2 दिन बाद आप लोगों ने 8 महीने नहीं, हम तो कहते रहेंगे, हम तो कहते रहेंगे ना। आगा सिराज दुरानी के रेफरेंसेस के ऊपर जो 3 रेफरेंसेस दायर हैं, उसमें से जो नैब टीम है उसको 4 वीक्स का जो है टाइम दिया गया है। आगा सिराज दुरानी साहब के साथ साथ अगर आप देखें तो नैब के पूरे कानून में जो है वो वाज़ेह है कि उन्होंने 3 महीने में जो है वो अपने प्रोसीडिंग को जो है वो क्लोज करना है, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जी वो इंसाफ को दबाया जा रहा है। अगर एक इंसान ने गलत काम किया है, आप उसको 3 महीने के अंदर अंदर केस फाइनल करें और उसको सजा ये भी कहा जा रहा है कि जो आगा सिराज दुरानी साहब है, ऑब्वियसली स्पीकर्स इन द असेंबली है, वो वक्त नहीं दे पाते और वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। क्या ये दुरुस्त है? ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक आज भी जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें नैब ने ये चीज जो है वो कोर्ट में तो जमा नहीं कराई। जो सियासी मुखालफिन है, पीटीआई वालों ने नहीं बताई, मुझे एमकेएम पाकिस्तान ने बताया। जब आज तो जो है वो तफ्तीशी अफसर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी रिमांड पूरा हो गया है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, अब फर्दर हम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा 25 गाड़ियां जो हैं, 25 व्हीकल्स जो हैं वो इनके इलीगल बाई की गई हैं और हम फर्दर जो है वो 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करा देंगे। बात नैब के कानून में ये तफ्तीश की आती है कि लोगों को इसके ऊपर पता है 3 रेफरेंसेस है ना, 3 अलग रेफरेंसेस हैं, लेकिन उसके लिए ये ना कि आप 3 महीने में नैब को चाहिए। करप्शन क्या है सिराज के ऊपर बताइए सही सर। नैब के ज्यादा नौकरियां जो उन्होंने हायर की है वो अलग रेफरेंस, सब बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। 1 लाइनर ऐड कर दीजिए।
मंदोखियल साहब को तो मैंने पूरा टाइम दिया है। इसमें यह है कि नैब को हर केस में जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को जो है 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और न्यूट्रल होकर करना चाहिए और अलीमा बाजी के ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, नैब एक ऑटोनॉमस इदारा है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो तमाम तर तहकीकात होती हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट का ये एक ऑटोनॉमस इदारा है और वो खुद ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। और इसके अलावा ये भी जो है कहा जाता है कि 3 महीने का जो है टाइम पीरियड, एक टेन्योर होता है किसी भी नैब केस को ख़त्म होने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अरसा दराज तक नैब के भी रेफरेंसेस और केसेस की प्रोसीडिंग्स चलती रहती है। उम्मीद है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी। आज के लिए इतना ही। आप मुझे अपना ट्विटर पे फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVENAAGHA, अलवीना आगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।